हेलो बच्चों। आज जो मैं तुम्हें पढ़ाने जा रही हूँ वो है क्लास 7th की वसंत बुक भाग 2 में चैप्टर 2 हिमालय की बेटियाँ, जो एक निबंध है जिसको नागार्जुन जी द्वारा लिखा गया है। ठीक है, अभी जैसे चैप्टर के नाम से ही पता चल रहा है कि हिमालय की बेटियाँ। हम अभी इसमें हिमालय की बेटियाँ कौन है, जैसे जैसे हम ये चैप्टर को पढ़ेंगे पता चलेगी कि हिमालय की बेटियाँ नदियों को कहा गया है। उन नदियों को हिमालय की बेटियाँ क्यों कहा गया है, वो कहाँ से निकलती है, कहाँ जाके मिलती है, नदियों के बारे में हम इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे। और बहुत से हमारे जो लेखक कवि हैं उन्होंने भी नदियों के बारे में बताया है। ठीक है, चलो अभी शुरू करते हैं। अभी तक मैंने उन्हें दूर से देखा था। अभी लेखक बता रहे हैं कि उन नदियों को मैंने अभी बहुत दूर से देखा था। बड़ी गंभीर, शांत, अपने आप में खोई हुई लगती थी। और वो अपने आप में ही खोई हुई लगती थी। संभ्रांत महिला की भांति, संभ्रांत मतलब अच्छे कुल की, सभ्य औरत, सभ्य महिला की भांति वे प्रतीत होती थी। उनके प्रति मेरे दिल में आदर और श्रद्धा के भाव थे, कि मतलब मैं उनको बहुत आदर और इज्जत देता था, श्रद्धा के भाव थे। माँ और दादी, मौसी और मामी की गोद की तरह उनकी धारा में डुबकियाँ लगाया करता था। जिस तरह मैं अपनी माँ, दादी और मौसी की गोदी में उछल कूद किया करता था, उसी तरह मैं उन नदियों की धारा में डुबकियाँ लगाया करता था। परंतु इस बार जब मैं हिमालय के कंधे पर चढ़ा, अभी जैसे अब लेखक क्या बता रहे हैं कि जैसे मैं अब हिमालय की चढ़ाई करने लगा, हिमालय पे थोड़ा ऊंचा चढ़ने लगा, हिमालय के कंधे पर चढ़ा, तो वे कुछ और रूप सामने थी। मतलब अभी उनका रूप और कुछ था। जब उन्होंने नीचे ऐसे ही देखा था जैसे वो देखते थे कि अभी नदियां हैं जो वो शांत स्वभाव वाली थी, पर अब हिमालय के कंधे से देखे, मतलब हिमालय की जब चढ़ाई कर रहे थे तो वहां से देखा उन्होंने, तो उनका कुछ और ही रूप था, उन नदियों का कुछ और ही रूप था। मैं हैरान था कि यही दुबली पतली गंगा, यही यमुना, यही सतलुज समतल मैदानों में उतरकर विशाल कैसे हो जाती है। अभी बता रहे हैं कि लेखक, मैं ये सब देखकर बहुत हैरान था कि ये जो दुबली पतली जो गंगा यमुना, ये जो नदियां हैं, ये ऊपर जब हिमालय से जब निकलती हैं जब तो ये बहुत उछल कूद करती हैं, और जैसे ये जमीन ये समतल मैदान में उतरती दिखाई देती हैं, तो उसमें तो ये एकदम विशाल रूप धारण कर लेती हैं। इनका उछलना और कूदना, खिलखिलाकर लगातार हंसते जाना, इनकी यह भावभंगी, इनका यह उल्लास कहाँ गायब हो जाता है मैदान में जाकर। अभी बोल रहे हैं कि लेखक कि इनका जो उछलना कूदना, जब ये ऊपर से आती हैं, हिमालय से निकलती हैं, तो उनका उछलना कूदती हुई, खिलखिलाकर हंसती हुई, क्योंकि ये हिमालय पे तो ऊंचा नीचा है, पहाड़ी है, कुछ ऊंचा है, नीचा, तो वहाँ से क्या, जब पानी गिरता, जब नदी बहती है तो उछलती कूदती है। और जब उछलती कूदती है तो ऐसा लगता है जैसे वो नदियाँ क्या हैं, खिलखिलाकर हंसती हैं। इनकी यह भावभंगी, भावभंगी मतलब टेढ़ी मेढ़ी चल रही हैं वो नदियाँ। इनका यह उल्लास कहाँ गायब हो जाता है, इनकी जो ये खुशी है वो कहाँ गायब हो जाती है, जब वो मैदान में जाती हैं। जब तो ये, क्योंकि अभी उछल कूद रही हैं तो मैदान में जाती है, एकदम शांत रूप ले लेती हैं। तो इसी के बारे में बताया है कि उनका कहाँ ये खुशी कहाँ गायब हो जाती है। किसी लड़की को जब मैं देखता हूँ, किसी कली पर जब मेरा ध्यान अटक जाता है। अभी लेखक बता रहे हैं, मैं किसी लड़की को देखता हूँ या कोई कली को देखता हूँ, कली की तरफ मेरा ध्यान चला जाता है, तब भी मैं इतना कौतूहल और विस्मय नहीं होता, विस्मय मतलब अचंभित नहीं होता, जितना कि इन बेटियों की बाल लीला देखकर। और जितना कि ये जो बेटियां हैं, बेटियां मतलब जो ये नदियां हैं, इनके रूप को देखकर, इनके जो बाल क्रीड़ा हैं उनको देखकर मैं विस्मय, चकित, हैरान रह जाता हूँ। कहाँ ये भागी जा रही हैं, वह कौन लक्ष्य है जिसने इन्हें बेचैन कर रखा है। अब लेखक बोल रहे हैं कि ये नदियाँ ऐसी तेजी से चली जा रही हैं, ऐसे भागी जा रही हैं, जैसे इनको कौन सा लक्ष्य पाना है, इनको जन पता नहीं कौन सा गोल हासिल करना, लक्ष्य हासिल करना है, जिसने इन्हें बेचैन कर रखा। और इनको वो लक्ष्य नहीं मिला, इसलिए बेचैन हुई पड़ी है। जब तक शांति नहीं मिलेगी, जब तक ये अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच जाते।
अपने महान पिता का विराट प्रेम पाकर भी अगर इनका हृदय अतृप्त ही है, अगर इनका पिता का विराट प्रेम, मतलब हिमालय तो बहुत बड़े हैं, तो उनका भी उनका प्रेम, उनका प्यार पाकर भी ये असंतुष्ट हैं, तो वह कौन होगा जो इनकी प्यास मिटा सकेगा। तो वह ऐसा कौन होगा जो इनका असंतुष्ट है, ये जो उनको संतुष्टि दे सके, ऐसा कौन है जो इनकी प्यास मिटा सकेगा। बर्फ जली नंगी पहाड़ियाँ, छोटे छोटे पौधों से भरी घाटियाँ, बंधुर अधितकाएँ, सर सब्ज उपतकाएँ, ऐसा है इनका लीला निकेतन। अभी क्या है, नदियों के बारे में बताया है कि ये बर्फ से हुई, जली नंगी पहाड़ियों से निकलती हुई, छोटे छोटे पौधों से भरी घाटियों से होती हुई, बंधुर अधितकाएँ क्या है, पहाड़ के ऊपर की समतल भूमि है जो, और बंधुर मतलब ताज, मुकुट, सरसब्ज मतलब हरी भरी, उपतकाएँ क्या है, ये तो जैसे अधितकाएँ क्या है, पहाड़ के ऊपर की समतल भूमि है, और उपतकाएँ जमीन की मैदान की समतल भूमि, मैदान की समतल भूमि है। बर्फ जली नंगी पहाड़ियाँ, ये ऊपर बर्फ से नंगी जो पहाड़ियाँ, उनसे निकलती हुई, छोटे छोटे पौधों से भरी घाटियों से होती हुई, और जो ऊपर हिमालय का ताज है, यानी कि ऊपर की चोटी, हिमालय की चोटी से लेकर नीचे जो उनका समतल मैदान तक इनका लीला निकेतन है, इनका सब लीलाएं हैं। लीला निकेतन मतलब एक तरह से घर, इनका सब ये काम होता है। खेलते खेलते जब ये जरा दूर निकल जाती हैं, और ये थोड़ी खेलते खेलते और थोड़ी दूर निकल जाती हैं, मतलब थोड़ी निकल के थोड़ी आगे तक पहुंच जाती हैं नदियाँ, तो देवदार, चीड़, सरो, चिनार, सफ़ेदा, केल के जंगलों में पहुंचकर शायद इन्हें बीती बातें याद करने का मौका मिल जाता होगा। कि ये जब दूर निकल कर ये सब जंगल से निकलती हुई जाती हैं, ये सब क्या देवदार पेड़ है, ये सब पेड़ों के नाम हैं, तो वहाँ से निकलती हुई शायद इन्हें अपनी पुरानी बातें याद करने का मौका मिल जाता है, क्योंकि ये कट के वहाँ से निकलती हुई जाती हैं, तो उनको अपना बचपन याद आ जाता होगा, क्योंकि जब ये हिमालय से निकलती है, ऐसे उछलती कूदती ही तो निकलती हैं, तो अभी जब पेड़ों के बीच से होती हुई निकलेंगी, तो तब भी वो उछलती कूदती हुई निकलेंगी, तो उनको अपनी पुरानी यादें याद आ जाती हैं। कौन कौन जाने बुड्ढा हिमालय अपनी इन नटखट बेटियों के लिए कितना सिर धुनता होगा। अभी कौन जानता है कि बुड्ढा हिमालय, मतलब वो हिमालय अपनी इन नटखट बेटियों, इन नदियों के लिए कितना सिर धुनता होगा, मतलब कितना परेशान होता होगा। बड़ी बड़ी चोटियों से जाकर पूछिए, जो हिमालय की बड़ी बड़ी जो चोटियाँ, उनसे जाकर पूछिए, तो उत्तर में विराट मौन के सिवा उनके पास और रखा ही क्या है। अभी बड़ी बड़ी चोटियों से जाकर पूछेंगे तो उत्तर में, क्योंकि जो हमारे हिमालय वो कहाँ है, उत्तर में है, तो विराट मौन के सिवाय, क्योंकि वो शांत है एकदम, उनके पास रखा ही क्या है, और उनके पास शांति के अलावा कुछ नहीं है, वो केवल शांत ही दिखाई देते हैं। सिंधु और ब्रह्मपुत्र ये दो ऐसे नाम हैं जिन्हें सुनते ही रावी, सतलुज, व्यास, चनाब, झेलम, काबुल, कुंभा, कपीशा, गंगा, यमुना, सरयू, गंडक, कोसी आदि हिमालय की छोटी सिंधु छोटी बड़ी सभी बेटियां आंखों के सामने नाचने लगती है। यहाँ क्या है, छोटी बड़ी है, ये सिंधु नहीं है बीच में, ठीक है, गलत प्रिंट हो गया है हमें। अभी क्या है कि सिंधु और ब्रह्मपुत्र हिमालय की सबसे बड़ी नदियां हैं, जिनके सुनते ही, इन दोनों के सुनते ही ये छोटी मोटी जो ये नदियाँ, छोटी बड़ी नदियाँ, वो सभी आंखों के सामने नाचने लगती है, सामने दिखाई देने लगती हैं। वास्तव में सिंधु और ब्रह्मपुत्र स्वयं कुछ नहीं है। वास्तव में तो ये है तो बड़ी, पर वो अपने आप में कुछ, स्वयं में कुछ नहीं है। दयालु हिमालय के पिघले हुए दिल की एक एक बूंद न जाने कब से इकट्ठा होकर इन दोनों महानदों के रूप में समुद्र की ओर प्रभावित होती रही हैं। अभी बोल रहे हैं कि जो दयालु हिमालय, जब ये हिमालय है वो पिघलता है, दया से दयालु बनता है, तो दयालु मतलब पिघलता है, तो ये सब, ये पानी एक एक बूंद
कब से इकट्ठा हो होकर इन महानदों मतलब इन महानदियों, क्योंकि सबसे बड़ी बड़ी नदियां हैं, महानदों के रूप में समुद्र की ओर प्रभावित होती रही हैं। कितना सौभाग्यशाली है वह समुद्र जिसे पर्वतराज हिमालय की इन दो बेटियों का हाथ पकड़ने का श्रेय मिला। कि कितना सौभाग्यशाली है उस समुद्र को सौभाग्यशाली क्यों कहा गया? क्योंकि जो हिमालय की जो सबसे दो बड़ी नदियां हैं सिंधु और ब्रह्मपुत्र, वो क्या उत्तर से लेके, और समुद्र हमारा कहाँ है? दक्षिण में, तो वो वहाँ से होती हुई वहाँ तक पहुँच जाती है, समुद्र में जाके मिलती हैं। तो इसलिए क्या है, वह समुद्र जिसे पर्वतराज हिमालय की इन दो बेटियों, पर्वतराज हिमालय कौन है? बाप है, पिता है, इन दो बेटियों का हाथ पकड़ने का श्रेय, उनका हाथ पकड़ने का श्रेय किसको मिला है? समुद्र को मिला है। जिन्होंने मैदानों में ही इन नदियों को देखा होगा, लेखक बता रहे हैं कि जिन लोगों ने इन्हें मैदानों में देखा, समतल मैदानों में देखा होगा नदियों को, उनके ख्याल में शायद ही बात आ सके कि बूढ़े हिमालय की गोद में बच्चियां बनकर ये कैसा खेला करती हैं। बच्चियां मतलब वो नदियां। माँ बाप की गोद में नंग धड़ंग होकर खेलने वाली इन बालिकाओं का रूप पहाड़ी आदमियों के लिए आकर्षक भले न हो। अभी बोल रहे हैं लेखक कि जो पहाड़ी जो आदमी हैं उनके लिए शायद ये आकर्षक ना लगे, क्योंकि उनका देखना डेली डेली होता है। डेली उनके सामने जो नदियां हैं वो हिमालय से कैसे उछलती कूदती हुई निकलती हैं, पर उनके लिए आकर्षक भले न हो। लेकिन मुझे तो ऐसा लुभावना प्रतीत हुआ वह रूप कि हिमालय को ससुर और समुद्र को उनका दामाद कहने में कुछ भी झिझक नहीं होती। क्यों हिमालय को ससुर क्यों कहा गया? क्योंकि हिमालय की वो बेटियां हैं, नदियां हैं, वो जाके कहाँ जाके मिलती है? समुद्र में जाके मिलती है। इसलिए क्या समुद्र को दामाद और हिमालय को ससुर कहने में कुछ भी झिझक नहीं होती लेखक को। कालिदास के विरही यक्ष ने अपने मेघदूत से कहा था, वेत्रवती बेतवा नदी को प्रेम का प्रतिदान देते जाना। अभी क्या जो हमारे कालिदास जी हैं उन्होंने बहुत सारी रचनाएं लिखी हैं, जिनमें से मेघदूत एक है। और वो मेघदूत जो रचना है उसमें विरही यक्ष का वर्णन किया गया है। जो विरही यक्ष है वो क्या है, अपनी वेतवा नदी के द्वारा अपने प्रेमिका तक संदेश पहुंचाना चाहता है। तुम्हारी वह प्रेयसी तुम्हें पाकर अवश्य ही प्रसन्न होगी, कि जो तुम्हारी प्रेयसी या प्रेमिका है तुम्हें पाकर अवश्य ही प्रसन्न होगी, खुश होगी। यह बात इन चंचल नदियों को देखकर मुझे अचानक याद आ गई और सोचा कि शायद उस महाकवि को भी नदियों का सचेतन रूपक पसंद था। कि मतलब ये सब बातों को देखकर, नदियों की चंचलता को देखकर शायद कालिदास जी जो कवि हैं उनके भी मन में इनके प्रति जो भाव है वो जाग गए थे, और उन्होंने भी अपनी नदियों का वर्णन अपनी कविताओं में भी किया है। दरअसल जो भी कोई नदियों को पहाड़ी घाटियों और समतल आंगनों के मैदानों में जुदा जुदा शक्लों में देखेगा वह इसी नतीजे पर पहुंचेगा। काका कालेलकर ने नदियों को लोकमाता कहा। ये भी एक कवि हैं जिन्होंने नदियों को लोकमाता कहा है। किंतु माता बनने से पहले यदि हम इन्हें बेटियों के रूप में देख ले तो क्या हर्ज है। और थोड़ा आगे चलिए, इन्हीं में अगर हम प्रेयसी यानी कि प्रेमिका की भावना करें तो कैसा रहेगा। ममता का एक और भी धागा है जिसे हम इनके साथ जोड़ सकते हैं। बहन का स्थान कितने कवियों ने इन नदियों को दिया है। एक दिन मेरी भी ऐसी भावना हुई थी। लोलिंग यानी कि तिब्बत की बात है। मन उचट गया था, तबीयत ढीली थी। सतलज के किनारे जाकर बैठ गया। दोपहर का समय था। पैर लटका दिए पानी में। थोड़ी ही देर में उस प्रगतिशील जल ने असर डाला। तन और मन ताजा हो गया तो लगा मैं गुनगुनाने। अब वो नदी के किनारे बैठ गया, उनका मन अच्छा हो गया और कुछ कुछ गुनगुनाने लगे। लेखक क्या गुनगुनाने लगते हैं? जय हो सतलज बहन तुम्हारी जय हो। लीला अचरज बहन तुम्हारी लीला है वो अचरज है। अचरज मतलब अनोखी है। हुआ मुदित मन हटा खुमारी, और मेरा मन जो खुमारी मतलब थकावट, और मुदित मतलब मन प्रसन्न हो गया। ये थकावट दूर होके मन प्रसन्न हो गया। मैं तुम पर बलिहारी हूँ, न्यौछावर हूँ। तुम बेटी यह बाप हिमालय, और तुम बेटी हो और हिमालय तुम्हारे पिता है। चुपचाप हिमालय प्रकृति नटी
के चित्रित पट पर अनुपम अद्भुत छाप हिमालय, यह हो जय हो सतलज बहन तुम्हारी। और यह जो हिमालय रूपी विशाल पर्वत, इस प्रकृति के बोर्ड पर यह एक अद्भुत अर्थात अनोखी और अनुपम छाप है। अर्थात हिमालय जैसा विशाल पर्वत पूरी सृष्टि में दूसरा नहीं है। जय हो सतलज बहन तुम्हारी, तुम्हारी जय हो सतलज बहन। ठीक है बच्चों, अगली वीडियो में हम इसके प्रश्न उत्तर करेंगे।